हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6 दिसंबर दोनों पाली में आपका पेपर होना है, यानी कल आपका पेपर होना है। और पेपर के एक दिन पहले हम आपको ये वीडियो आपको दे रहे हैं। इसके पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन हमने आपको बताया है कि आप लोगों की अगर बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है तो आप इस वीडियो को ही देख लीजिएगा, क्योंकि जो आयोग है ना, वो आयोग मेहनत नहीं करता है। आयोग सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहता है, वेतन लेता रहता है। जब आपकी परीक्षा की डेट बिल्कुल पास आ जाती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करके आपको पेपर बनाकर भेज देते हैं। तो ये समझिए दोनों पाली में आपके कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इस बात को समझिएगा, 40 क्वेश्चन बनेंगे। और हम आपको जो पेपर सॉल्व कराएंगे पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन से निकलने वाले जितने भी पॉइंट आपके होंगे, जितने भी पॉइंट आपके निकल सकते हैं, वो हम यहाँ पर निकालेंगे, जिससे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 5-5 क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे। यानी इसी वीडियो से इतना नॉलेज आपको हो जाएगा कि इसके पहले भी अगर आपने देखा भी होगा, है ना, प्रीवियस ईयर, या इसके पहले भी आपने तैयारी किया होगा, तो आपका पूरी तरीके से एक रिवीजन आपका हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है ना? तो इस वीडियो को पूरी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। परीक्षा आपकी बहुत अच्छे से होगी। अगर आप हमारे चैनल से 1 महीना से जुड़े रहे हैं और आप पूरे सिलेबस को कवर किया है तो यकीनन मानिएगा कि आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको पेपर अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम आपकी कवि हैं। यानी 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं। यानी देखा जाए तो हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार है। शालिभद्र सूरी जो आपके हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए एक बात होती है कि ये जो शालिभद्र सूरी हैं वो आपके कैसे कवि रहे हैं, जैन कवि रहे हैं। कैसे रहे हैं, ये जैन कवि रहे हैं। यानी इनका जो आपका धर्म राय है वो आपका जैन राय याद रखना है। क्लियर है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है ना? और यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में अगला क्वेश्चन दिया गया है, राउल वेल किस तरह की रचना है। राउल वेल जो रचना है वो किस तरह की रचना है, तो साथ ही याद रखना है ये ऐसी आपकी रचना है जो आपकी गद्य और पद्य में मिश्रित आपकी है। यानी इस बात को याद रखना है कि सर राउल वेल जो रचना है वो ऐसी पहली रचना है, यानी यहाँ पर हिंदी की पहली ऐसी रचना है जो आपकी गद्य और काव्य में ये मानी गई है कि हिंदी की पहली रचना राउल वेल जो आपकी गद्य पद्य यानी चंपू शैली में आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। और इसका जो स्टार्टिंग देखने को मिलती है नक्सिक से आपका प्रारंभ होता हुआ मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से आपका नहीं है। जब बात करते हैं सिद्ध साहित्य से तो याद रखना है सिद्ध साहित्य का मतलब होता है यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय से। किससे जुड़ा होता है, तो आपके बौद्ध संप्रदाय से, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता है। और याद रखना है बौद्ध धर्म से जुड़ा है आपके सिद्ध साहित्य में। तो इनमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना जैसे आपके सरायपा भी इसके आपके हैं, आपके कुकरपा भी आपके हैं, साथ में सबरपा भी आपके हैं, लेकिन गोपीचंद आपके नहीं है। याद रखना गोपीचंद जो आपके हैं इसके ये आपके सिद्ध साहित्य में आपके नहीं आते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और आपका बचा हुआ जा रहा है, राउल वेल जो आपकी रचना है ये आपकी एमपी में एक जगह पड़ती है। एमपी में एक आपका मालवा क्षेत्र पड़ता है, एमपी में मालवा क्षेत्र। और एमपी में मालवा क्षेत्र में एक पत्थर है आपका, है क्या है, पत्थर पर आपका है। तो पत्थर पर लिखी गई पहली आपकी जो रचना आपकी है वो आपकी यही है। ठीक है, यानी शिलालेख पर यानी शिला पर लिखी गई आपकी पहली रचना जो मानी जाती है वो राउल वेल को ही माना जाता है। ठीक है, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 में, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ होता है। यानी हठ योग क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो याद रखना ये कहाँ मिलेगा, नाथ संप्रदाय में। और हठ योग जो आपका होता है, हा का अर्थ सूर्य होता है और ठा का अर्थ यहाँ पर चंद्र होता है। यानी यहाँ पर हठ योग का अर्थ होता है कि यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा कि हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, चंद्र, दोनों का योग ही बनता है, हठ योग होता है। एक बात याद रखना है कि जो सूर्य आपका होता है, सूर्य जो होता है ये ऊर्जा का देवता कहते हैं, वो भी पुरुष की ऊर्जा, है ना। याद रखिए पुरुष की ऊर्जा, अगर पूछे कि सर पुरुष की ऊर्जा किसे कहते हैं, तो पुरुष की ऊर्जा सूर्य होता है। और स्त्री की ऊर्जा क्या होती है, स्त्री की ऊर्जा जो आपकी होती है वो क्या होता है, यहाँ पर चंद्र होता है। इस बात को भी यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर हो गया है, यानी स्त्री ऊर्जा चंद्र होता है और पुरुष ऊर्जा जो होती है वो आपकी सूर्य होता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है ना। हमने कहा हठ योग जो आपका योग क्या होता है, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो योगा करने की एक आपकी अभ्यास गति होती है। तो याद रखना इसको ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। देख सकते हैं स्वामी रामानंद के शिष्यों की अगर बात करते हैं तो इनकी कुल संख्या आपकी 12 थी। हमने आपको टेलीग्राम पे नोट्स भी भेजा है। आप लोगों में से जितने लोग आपके हैं अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, हमारा टेलीग्राम देव जी की ट्रिक है, वहां पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराई जा रही है। डेली हम आपको कंटेंट दे रहे हैं एलटी ग्रेड से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम देव जी की ट्रिक को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आपसे पैसा नहीं है, वहां पर डेली हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो आप लोग देव जी के ट्रिक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे बेहतर हम तैयारी करवा सकें और अच्छी तरीके से जब आप टेस्ट पेपर सोल्व करें तो आपको कुछ आ रहा हो। ठीक है ना।
सर जी हमने कहा स्वामी रामानंद का शिष्य में आपकी संख्या कितनी है, आपकी 12 शिष्य हैं, यानी 12 शिष्य आपके रहे हैं। इनमें से आपने देखा है अनंतानंद जो आपके दिए अनंतानंद, सुखानंद, रैदास और आपका नरहरियंद, यानी देखा जाए तो सर जी इनमें से सभी आपके हैं, यानी यहाँ पर क्या है इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे आपको नंबर मिले थे। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएंगे, सभी जो आपके हैं वो आपके सभी स्वामी रामानंद के आपके शिष्य थे। 12 शिष्यों की बात करते हैं, जैसे आपकी कबीर थे, धन्ना जाट थे, सेन थे, संत पीपा थे, भावानंद भी थे, ये आपके इनमें 12 संत आपके थे। तो हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 6 नंबर में, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं की विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है ना, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें इसमें संदेह नहीं है। पंक्ति के लेखक आपके जो दिए हैं वो आपके हैं कौन, यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है वो आपको समझा रहे हैं। ये सजी आपकी पंक्ति के लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर की जो भाषा रही है ना वो विलक्षण रही है, क्योंकि कबीर की जो भाषा रही है वो सदुकड़ी टाइप की रही है, इनके विलक्षण टाइप की आपकी रही है। तो भैया उनकी प्रतिभा को हम लोग उकेर सकते हैं, यानी उनमें संदेह नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्तियों में आपके कहा है। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर 7 नंबर में कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर के की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व क्रिया अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? 7 नंबर आपका दिया है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी बात वही आपकी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा भी स्टार्टिंग के लगभग आपको 30 क्वेश्चन आपको कठिन लगेंगे, इसके बाद बिल्कुल हलवा पेपर आपका आया है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन आपको देखना है जो महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप लोग फटाफट सॉल्व करोगे। तो जी छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई पिरमिठी झूठी, ये जो ली गई है वो किस पंक्ति से आपकी ली गई है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 दिया है, इस 8 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखना है यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है 8 नंबर में, और राइट आंसर ये हो जाएगा पद्मावत से है। याद रखिए पद्मावत में अंत से ली गई है, यानी पद्मावत जो काव्य है उसके अंत से ली गई है। और अंत मतलब होता है जब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ पर सभी जो आपके थे जौहर कर लेते हैं और राख बन जाती है ना, सभी आपकी महिलाएं थी वो जौहर हो गई थी, एक मुट्ठी भर राख उठाया। वही आपकी बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, एक मुट्ठी भर राख उठाता है और कहता है ना कि ये जो जीवन है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या है मिट्टी, और आप कह सकते हैं इस हिसाब से उसने शब्द का प्रयोग किया था। एक मुट्ठी यहाँ पर राख उठाया और उड़ाया ऊपर की ओर, और उड़ाने के बाद कहता है ये जो जीवन आपका है ना, ये जो जीवन आपका है पृथ्वी और पदार्थ का मिश्रण है, इसमें सबको मिल जाना है। तो ये पद्मावत के लास्ट पंक्ति से आपको ली गई है ना, ये सही था लेकिन बी आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। चलिए अब थोड़ा आपको आसान मिलेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या मिलेंगे, थोड़ा सा अब आपको आसान मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आपके रहे हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं ऐसा लग रहा था कि नहीं बहुत भयंकर होंगे, है ना। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है जितने भी लोग नए हैं। सर जी सूरदास के विषय में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है और क्या कह रहा है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये बात गलत है। याद रखना है सूरदास को सभी लोग जन्मांध नहीं मानते हैं, कुछ ही लोग मानते हैं, यानी कुछ ही लोग मानते हैं, यानी सर जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला तो आपका गलत हो गया है, यही आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, प्रभु हो सब पतित को राजा, पर निंदा मुखपूर रहो जग, या निशान नित बाजा, ये सूरदास के द्वारा लिखित आपकी पंक्ति है जो कि बिल्कुल सही आपकी है। ये पंक्ति जो आपकी है बिल्कुल सही है, याद रखना है। यानी यहाँ पर मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है, इसमें कह रहा है, कवि कह रहा है, यानी सूरदास कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरी जीभ पर दूसरों की निंदा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है ना। सभी लोग यहाँ पर देखिए, अपने आप में देखिए तो आप लोग भी, आप लोगों के अंदर भी ये होती है कि जब भी कभी किसी की बात करते हैं तो आप उसकी निंदा ही करेंगे, बड़ाई नहीं करेंगे। तो वही सूरदास भी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरी जीभ पर दूसरों की निंदा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। ये सूरदास की पंक्ति है, याद रखना है। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ये कथन किसका आपका है? सर ये जो आपका कथन दिया गया है ये कथन आपके रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को इनमें से क्या कहा है। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को जो कहा है वो क्या कहा है, याद रखना 12 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो सही जवाब आपका हो जाएगा रीतकाल। क्या हो जाएगा? रीतकाल कहा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतकाल को अलंकृत काल जो कहा है वो आपके मिश्र बंधु ने कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, ऑप्शन आपका फर्स्ट इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की आपकी नहीं है। चलिए साथी बताना है, क्वेश्चन आपकी 14 में आ गए हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है, यानी भिखारी दास की रचनाओं की जब भी हम बात करते हैं तो आपके सर रस सारांश हो जाएगा, काव्य निर्णय भी हो जाएगा, श्रृंगार निर्णय भी हो जाएगा, लेकिन भाषा भूषण नहीं है।
भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, महाराजा जसवंत सिंह, याद रखिए महाराजा जो आपके जसवंत सिंह आपके थे, जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह आपके थे, ये जो आपकी रचना किया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके 15 नंबर में और आपसे कह रहा है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में आपका दिया गया है। क्वेश्चन बार बार रिपीट करने का प्रयास कर रहा है, याद रखना है ये जो आपसे कह रहा है कि निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है वो किसके बारे में, तो घनानंद के बारे में कहा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, घनानंद आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर मन पवन की नौका, ये कुबेर नाथ का जो आपका निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क ये हजैब साहब द्विवेदी का निबंध है। कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये विवेके राव के नाम का नहीं है, याद रखना। ये सूरदास की पदावली जो आपकी है, सूरदास के पद से लिया गया है। कहां से, तो आपके सूरदास के पद से लिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के आपके निबंधकार हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है सर कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार पूछा गया है। आप कहेंगे सर 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित किया था। याद रखने आप क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको काफी कठिन थे, हमने पहले जिक्र किया था कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको कठिन लगे रहेंगे लेकिन आपको आगे आपको सरल मिलेगा। कह रहे केवल 6 निबंध लिखकर ही यहाँ पर किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित किया था। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर, 18 नंबर दिया और 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ये बी हो जाएगा, पूर्ण सिंह आपके हो जाएंगे। चलिए देखो हमने कहा सर बी नंबर आपको हो जाएगा पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है। क्या दिया गया है, एक द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है, यानी 19 की बात करते हैं तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये आपकी है जय शंकर शेष की है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है, वो शंकर शेष की है, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं और ये जो जनक माने जाते हैं वो आपके राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ऑप्शन सी बनेगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है, कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। और नासिरा शर्मा की बात करते हैं तो ये है पत्थर गली। क्या है, पत्थर गली, ये नासिरा शर्मा का है कहानी संग्रह पत्थर गली। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सीट नंबर आपका 6 किस लेखिका का ये कहानी संग्रह है, तो सीट नंबर जो आपका 6 है ये ममता कालिया का है। किसका है, सीट नंबर 6 किस लेखिका की है, तो आप कहेंगे सर ममता कालिया का है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है 23 नंबर और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो सूरज किरण की छांव ये आंचलिक उपन्यास के जो लेखक आपकी कौन है। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक आपसे पूछा गया है। तो सूरज किरण की छांव यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। क्या हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन आपका ए बनेगा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, यानी 24 नंबर की बात करते हैं तो याद रखना ये रंगभूमि से है, यानी सूरदास जो आपके हैं ये प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो याद रखना सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का रंगभूमि का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है, रेखाएं बोल उठी, ये रेखा चित्र जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो ये आपके देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। किसने, देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है रेखाएं बोल उठी। ऑप्शन आपका ए बनेगा। प्रेमचंद की जीवनी यानी कलम का मजदूर के रचनाकार आपके हैं कौन, यानी कलम का मजदूर में प्रेमचंद की जीवनी के बारे में बताया गया है। और याद रखना है ये जो आपके रचनाकार है मदन गोपाल है। कौन है, मदन गोपाल है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपका 27 नंबर दिया गया है और 27 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जूही की जो कली है, क्या दिया गया है, जूही की कली आपकी, और जूही की कली दिया गया है तो हमने कहा सर ये निराला की हो जाएगी। किसकी, निराला की हो जाएगी। नौका विहार दिया गया है और नौका विहार जो आपकी है वो किसकी है, तो आपकी सुमित्रानंद पंथी की आपका हो जाएगा। नदी के द्वीप जो आपकी है वो किसकी है, नदी के द्वीप जो आपकी है अज्ञे जी की आपकी हो जाएगी। और पुष्प की अभिलाषा जो आपकी है, पुष्प की जो अभिलाषा है बचा हुआ आपके माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलो भाई
यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, यानी कुछ पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां जो आपकी हैं वो आपकी है किसकी, तो ये पंक्ति राजस्थान की है। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो ये राजस्थान की है। बसों हमारे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति जो आपकी है वो किसकी है, तो आपकी मीराबाई की आपकी है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये जो आपकी है वो किसकी आपकी है, तो ये कुंभनदास की आपकी हो जाएगी। प्रीत कर दीन गरे छुरी, ये आपकी सूरदास की आपकी है, ये इसमें आपका आ जाएगा। यानी जो भी ऑप्शन आपको मिले तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पंक्ति हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे क्योंकि पंक्ति वाला वीडियो हमने आपको नहीं दिया है, बाकी हिंदी साहित्य सब कुछ कवर कराया है। देखो दिया गया है निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार आपको चिन्हित करना है। यानी यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो पहले ऑप्शन को देखिए। हमने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था ये लिखा था आपके 1929 में। कब लिखा था, 1929 में लिखा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आपकी कहां से किया था, तो याद रखना है 1574। क्या, तो 1574 में स्टार्टिंग कर दिया था। कहां से किया था, तो आपके अयोध्या से किया था, रामनवमी के दिन से किया था। ठीक है, रामनवमी के दिन से अयोध्या से किया था और इसको जो पूरा किया था वो कब किया था, तो आपकी 1576 में इसको पूरा कर लिया था। 1576 में पूरा कर लिया था। तो स्टार्टिंग 1574 से हुई, 76 में पूरा किया था। स्टार्टिंग रामनवमी के दिन से हुई और अयोध्या से। अगला है तार सप्तक का जो प्रकाशन किया गया ये कब किया गया था, तो तार सप्ताह का प्रकाशन 1943 में आपका किया गया था। 1943 आपका हो जाएगा। इसके बाद कामायनी की जो आपकी रचना है 1936 में हुई थी। कब, 1936 में आपकी हुई थी। यानी अब आप लोग मिलान करना चाहें तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की आपकी है। यानी शिवदान सिंह चौहान की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये शिवदान सिंह चौहान की है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया 31 नंबर और आपसे कह रहा है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक आपके हैं कौन। 31 नंबर की बात करते हैं तो ये मोहन अवस्थी थे। कौन, मोहन अवस्थी ने क्या किया कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखा और ये पुस्तक का नाम है हलचल के पंख। लेखक आपके मोहन अवस्थी, ऑप्शन आपका भी बनेगा। रामायण महानाटक के लेखक इनमें से कौन है, रामायण महानाटक के लेखक पूछा गया है 32 नंबर में, तो 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा प्राणचंद्र चौहान है। कौन है, याद रखना रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान, ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया प्रवासी के गीत के रचनाकार आपके कौन है। प्रवासी के गीत के जो रचनाकार हैं वो आपके नरेंद्र शर्मा है। प्रवासी के गीत के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन ए बनेगा। कबीर के बीजक पर रची गई जो त्रिज्या है ये टीका किसकी आपकी है। यानी कबीर के बीजक पर रची गई है आपकी त्रिज्या और ये जो टीका की गई है ये किसके द्वारा की गई है, तो आपके पूरन दास के द्वारा की गई है। यानी कबीर का जो बीजक है उस पर टीका की गई है जिसका नाम है त्रिज्या और ये आपके पूरन दास की है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शासक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 35 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। यानी हम फिर से पढ़ेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो आपकी कृति है कौन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य के विकास से हुआ था, ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा आपके नहीं है। रामविलास शर्मा नहीं है, 36 नंबर आपसे दिया गया है। और 36 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो रामविलास शर्मा की अगर बात करते हैं तो रामविलास शर्मा में आपकी भाषा और समाज है, नई कविता और अस्तित्ववाद भी है, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद आपका है, कविता के नए प्रतिमान आपके नहीं है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की है। किसके हैं, तो ये है डॉक्टर नामवर सिंह आपकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जो आपके नामवर सिंह है, डॉक्टर नामवर सिंह की आपकी है, याद रखना ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 37 नंबर में आपसे कह रहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की प्रभाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की अभिव्यक्ति है। ये काव्य की परिभाषा देने वाले जो विद्वान थे वो व्यक्ति आपके थे कौन, बाबू गुलाब राय। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की प्रधान भाव है यानी मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना है और ढांचे में ढली हुई श्रेय जो आपका है बाबू गुलाब राय को जाता है। क्वेश्चन आपसे देखिए पंक्ति किस रचनाकार की है। निम्नलिखित में से जो काव्य पंक्ति है वो किस रचनाकार की है और ये दिया गया है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी 38 नंबर दिया गया और 38 का ऑप्शन हो जाएगा ये रैदास की है। किसके है, ये रैदास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती, ये आपके रैदास की है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर रैदास की आपकी है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने किया है। चलिए अब सही हो गया होगा। कह रहा है हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था।
ये 39 नंबर दिया और 39 को ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। कौन है? यानी हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किया वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरो भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में देखने को मिलता है? ये जो कविता है और इस कविता में देखा जाए तो ये मिलता है आपके पंत की कविता में। यानी गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरो भाषण, ये जो विरोधाभासी चमत्कार है वो आपके पंत जी के सौंदर्य पर कविता है। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार आपके हैं कौन? चलिए यहाँ पर देना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 41 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा तुलसीदास की है। यानी केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार आपके कौन है? तुलसीदास हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, तुलसीदास है। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? हमने कहा था 40 क्वेश्चन तक आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा और 40 क्वेश्चन के बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सरल आपको हो जाएंगे। तो हमने कहा सर अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष होता है? यहाँ पर देखा जाए तो ये दोष आपको रस मिलेंगे, समझिएगा। अनुभाव और विभाव ये रस दोष आपके होते हैं। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। रोमांच किस तरह का अनुभव है? यानी रोमांच कहते हैं, रोमांच जो आपका है ये कैसा आपका अनुभव है? ये सात्विक अनुभव है। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा रोमांच जो आपका है ये सात्विक अनुभव है। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? यहाँ पर 44 नंबर दिया है, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो हमने कहा दोहे में क्या होता है? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है। यानी अर्धसम मात्रिक छंद है तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में यहाँ पर 11-11 होती हैं। यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्य अधिकार वही बनेगी। ये आपसे छंद पूछा गया, हमने टेलीग्राम पे आपको भेजा था और कहा था कि आप पढ़कर आइएगा। यानी यहाँ पर वर्णित छंद है, यहाँ पर वर्ण की गिनती होगी। वर्णों को जब गिनती करते हैं तो ये आपका इंद वज्रा है। नहीं आप पढ़े हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे हमने आपको भेजा था और कहा भी था क्लास में आइएगा तो पढ़कर आपको जरूर आइएगा कि जो आपका सर ये इंद वज्रा होता है वो क्या होता है, इसमें मात्राएं क्या होती हैं। तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो तगड़ जो आपका होता है वो साथ में या जो मगड़ होता है वो भी आपको मिलते हैं। यानी जो आपका इंद वज्रा है, टेलीग्राम से आप पढ़ लीजिएगा, हमने भेजा भी था। जिस धर्मास्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी हमने कहा जब उपमेय की बात हो रही है और उपमान की बात हो रही है और एकता ला रहे हैं, यानी एकता लाने के लिए क्या होता है उसमें वाचक शब्द होता है। क्या होता है? वाचक होता है। यानी यहाँ पर आपने रूपक अलंकार पढ़ा या कुछ भी पढ़ा था तो उसमें जब उपमेय पढ़ते उपमान होता है, इनके क्या होता है? वाचक शब्द लाते हैं। यानी एकता अगर स्थापित करना है तो ये शब्द आपके होते हैं वाचक होते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म विध नाना। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। बिना पैर के ही चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है ना। यानी ये तो आपका विभावना है जो कि आपको पढ़ाया भी गया था। ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधर क्या दिया है? अधर अधर हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पर देखा जाए तो आपको हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 48 का जो डिस्क्राइब भी है वो आपको टेलीग्राम पे हमने भेजा भी था और कहा भी था कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका दिया है ये जो आपका अलंकार है वो आपका है कौन? तो भैया याद रखना ये जो अलंकार आपका है ना ये कौन सा अलंकार होगा? पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए? हमने भेजा था आप लोगों को और कहा भी था कि सर अधर अधर धरी के परत। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है ना अद क्या है? अत दूण जो आपका दिया गया है जो ऑप्शन नंबर आपका 48 है, कौन सा? डी वाला। यानी 48 नंबर का जो ऑप्शन डी दिया गया है तदगुण। ये जो अलंकार है वो आपका तदगुण है। नया क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको टेलीग्राम पे भेजा था। और तदगुण मतलब आपका ये हुआ कि सर भगवान कृष्ण के ओठों पर रखी हुई जो आपकी बांसुरी होती है ना, वो जैसे अपने ओठों पर रखते हैं उसका रंग बदल देता है और इंद्रधनुष के समान हो जाता है। यानी रंग ग्रहण करने के बाद इसका तदगुण हो गया है। रंग ग्रहण करने के बाद यानी वो बांसुरी जो प्रचा रहे थे जैसे उन्होंने अपने ओठों में रखा वो बांसुरी आपकी क्या हो गई? इंद्रधनुष जैसी हो गई, ऐसा प्रतीत हुआ। ये आपका तदगुण होता है, यानी उसके गुणों में परिवर्तन हो गया। तो ये ऑप्शन आपका डी बनेगा। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक जो आपकी इनमें से कौन है? चलिए हाँ आपने सही किया है और पढ़ेंगे। हमने कहा है टेलीग्राम पे जो भी हम आपको भेजेंगे इसका मतलब है कि वो आपको अच्छा ही पॉइंट भेजेंगे। तो टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ये नोट्स और इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको पहले ही सॉल्व करा देते हैं, बता देते हैं ताकि आप पढ़ लें, गलती ना हो। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक जो आपका कौन था इनमें से? तो ये आपके हैं सोयूअर। कौन है? सोयूअर जो आपके हैं ये आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। 49 ऑप्शन आपका सी बनेगा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य आपका है क्या? चलो अब आप लोग सरल सरल पढ़ लो, बहुत देर आपका हो गया कठिन कठिन पढ़ते हुए।
ऊब गए होंगे आप लोगों को, है ना, इतना कठिन कठिन पढ़ते हुए ऊब गए होंगे, तो अब आपको सरल मिलेगा। हमने कहा एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या होता है, तो याद रखना है ये जो आपका दिया गया है चीनी भाषा परिवार, यानी चीनी भाषा परिवार कहते हैं और इसको थाई भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी भाषा परिवार, या इसी को हम लोग थाई भाषा भी कहते हैं। याद रखना एकाक्षरी परिवार मतलब होता है चीनी भाषा परिवार से, ऑप्शन आपका भी बनेगा। झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली आपकी प्रचलित है, तो याद रखना है झांसी जालौन में जब जाते हैं मध्य प्रदेश की बोली है और ये आपका बुंदेली होगी, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है, हमने कहा मगही जो आपकी होती है ये बिहारी हिंदी में आती है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मगही भोजपुरी जो आपकी है वो आपकी कहां पर, बिहारी हिंदी की है। जी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आपका असत्य आपसे दिया गया है, यानी 53 नंबर में आपसे असत्य कथन पूछा गया है, तो आप देखिएगा। हमने कहा सर यहाँ पर पहला दिया रीवा सतना शहडोल, ये बघेली क्षेत्र में, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। वर्धा की राष्ट्र भाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वो स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता था, यानी आप कहेंगे ये भी आपका पॉइंट आपका सही है, ये भी आपका सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कैरवी कौरवी भी है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सर जी राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची से है, तो हमने कहा पैसाची से नहीं है, आपको हमने बताया था राजस्थानी जो भाषा आपकी है वो कहां से आपकी है, तो ये आपकी सौर सेनी से आपकी आई है। कौन है, सौर सेनी से आपकी है, याद रखना है सौर सेनी है। इसी को बोलते हैं मरु गुर्जरी, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मरु गुर्जरी बोलते हैं, इसी को मरु गुर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सौर सेनी में हमने कहा था राजस्थान हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गई, है ना, ये आपकी किस में आते हैं, राजस्थान में आती है, सौर सेनी अपभ्रंश हो जाएगा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो आपकी हुई है कहां से हुई है, सभी प्रश्न सोल्व करना है। अब आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम नहीं लेंगे, हमने कहा है कि आपका लगभग टाइम आपका वही घंटा है, 120 क्वेश्चन को सोल्व करने का टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर सोल्व करना है। अब क्वेश्चन आपको बिल्कुल फटाफट सोल्व हो जाएंगे क्योंकि आपकी ग्रामर पोर्शन है, आप लोग हमेशा पढ़ रहे थे। हमने कहा सर यहाँ पर देखो भोजपुरी बोली दिया और भोजपुरी बोली आप कहेंगे सर ये मगधी अपभ्रंश से है, यानी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। कह रहा है सर गैल भैल ये बोली किस तरह की आपके हैं, गैल मतलब गया हुआ, है ना, ये जो आपके होते हैं भूतकाल से रिलेटेड होते हैं, गैल मतलब गया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये भोजपुरी भूतकाल से आपके हैं। याद रखना ये जो गैल भाषा आपका है, भैल आपका जो है गैल भैल, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, भोजपुरी में बोले जाते हैं, तो याद रखना इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर जो यहाँ आपका दिया गया है किसमें आपका आता है, तो आप कहेंगे ये तो आपके तालव्य में आएगा, यानी ऑप्शन में आपका देखेंगे तो आप कहेंगे ए हो जाएगा, क्योंकि भैया चा वाले में आता है और चा जो आपका होता है तालव्य होता है। मूर्धन्य जो आपका होता है वो आपका टा होता है, ओष्ठ आपके पा होता है और कंठ आपकी का होता है, तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ड और डा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन आपका शुद्ध दिया गया है, जब भी आप ड और ढा में बिंदी वाले आप पढ़ते हैं तो बिंदी वाले में ये तालव्य ध्वनियां नहीं कहलाएंगी, तालव्य ध्वनियों में आप लोग डा जो आपका होता है डा और ढा वही आपकी कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बिंदी लगी है तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको कहते हैं मूर्धन्य उच्छिप ध्वनियां, मूर्धन्य उच्छिप ध्वनियां, ऑप्शन आपका भी बनेगा। उच्चारण की दृष्टि से सा 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 जो आपके व्यंजन है किस प्रकार से हैं, ये व्यंजन आपके ऊस में आते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सा 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 और हा ये आपके ऊस में आते हैं, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक आपका नहीं है, यानी यहाँ पर हमने कहा अनुस्वार जो आपका होता है, अनुस्वार क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, अनुस्वार यानी पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर में देखो अंगा भी आपका है, इया भी है, अड़ा भी है और माँ भी आएगा, लेकिन यह जो आपका आता है अंतःहस्त का है, कैसा है, तो ये अंतःहस्त व्यंजन से है, यानी ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। का व्यंजन के विषय में आपका कौन सा बात आपका सही है, तो हमने कहा सर का व्यंजन दिया गया है और का जो दिया गया है वो अल्प्राण होता है, क्योंकि आपका अल्प्राण क्या होते हैं, विषम स्थान होते हैं, 1 और 3 और आपका 5 होता है। अघोष यानी पहला और दूसरा होता है, स्पर्शी का से लेके आपके माँ तक आपके होते हैं, कंठ यानी का होता है, आप कहेंगे देखिए पहला ऑप्शन सब कुछ है, यहाँ पर राइट हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 61 नंबर में कि कौन सी भाषा है देवनागरी लिपि में यहाँ पर लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि की अगर बात किया है तो आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो आपकी बंगला तो आपकी होगी नहीं, पंजाबी भी आपकी लहंदा में होती है, ये आपकी जो मराठी आपकी है, याद रखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी का विकास आपकी कब से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था सबसे पहले किसने दिया था, यानी देवनागरी में आ के जो 12 खड़ी है, यानी जो आप लोग छोटा बड़ा पढ़ते हैं, इसका जो सुझाव दिया था वो काका कालेलकर ने दिया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा काका कालेलकर। आपसे कह रहा सर कतिपय हिंदी क्या हुआ 61 वाले में क्या दिक्कत आ रही है क्या, याद रखना कि देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, डाउट ना होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी 64 नंबर की बात करते हैं तो कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो होता है वो सर्वनाम के लिए होता है, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो सर्वनाम आपका नहीं है, हमने कहा सर्वनाम में देखो कौन है, कोई है, उसने है, लेकिन 10 गुना नहीं है, 10 गुना तो आपका विशेषण होता है ना, ये तो आपका सजी क्या होता है, ये आपका विशेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण है, 66 नंबर दिया गया है और विशेषण है तो हमने कहा विशेषण आपका क्या देखो मेजपोश है, मिठास है, सरलता है, लेकिन सौतेला,
यानी यहाँ पर देखो सौतेला, इला भी प्रत्यय लगा दिया है, तो आपके जो सौतेला आपका दिया है वो आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भाव में करत है नैनन सी बात। इस दोहे में मुख्य क्रिया पदों की संख्या कितनी है, यानी क्रिया इसमें जो आपकी कितनी है। हमने कहा कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात करत है नैनन सो बात। यानी यहाँ पर देखा जाए 4 4 8, यानी यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 8 यहाँ पर क्रियाएं, मुख्य रूप से जो क्रियाएं हैं वो 8 आपकी हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वैसे 7 मुख्य रूप से होती हैं, लेकिन यहाँ पर करत शब्द ये भी क्रिया आ जाएगी, इसलिए 8 इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध दिया गया है। हमने एक 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पहले ऑप्शन को आपको देखना है। पहले ऑप्शन को जब देखेंगे तो आपके पुष्पांजलि होता है, यानी मात्रा छोटी की होती है। मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद आपका देखो गलत दिया गया है। यानी आपका आध्यात्मिक होता है, बड़ा की मात्रा आपकी होती है, यानी ये भी गलत है। तो आपके वाल्मीकि जो दिया है ऑप्शन सी वाला वो राइट हो जाएगा। मद माता में समास पूछा गया है। मद माता मतलब होता है, मद मतलब होता है जो दारू, यानी मद से जो मता होता है, यानी मद से मतवाला हो गया, यानी दारू पीकर जो मतवाला हो जाता है उसको कहते हैं। तो हमने कहा सर इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का आपका योग है, यानी तद्धित प्रत्यय की योग की बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय होता क्या है आपको मालूम होगा कि सर जी तद्धित प्रत्यय आपका होता है या आपका संज्ञा हो सकता है, संज्ञा के बाद या संज्ञा होगा या तो आपका सर्वनाम आपका हो सकता है या तो आपका क्या हो जाएगा विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लास्ट में जब आपका लगता है प्रत्यय वो तद्धित होता है। बाकी हमने कहा था क्रिया के अंत में जब आपके लगते हैं तो आपके क्या होते हैं वो कृदंत होते हैं। क्रिया के अंत में होते हैं तो आपकी कृत्य होते हैं, यानी कृदंत आप लोग कहेंगे। हमने कहा सर यहाँ पर सुनहरा दिया गया है और सुनहरा दिया है तो इसमें कोई क्रिया तो है नहीं है भाई। लड़ाई क्रिया है, लड़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है ना, और दर्शन भी क्रिया है। तो आप कहेंगे सर ये सुनहरा जो आपका दिया है ये आपकी क्रिया नहीं है, ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण कोई एक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। दुर्व्यवहार शब्द में जो उपसर्ग आपका है इनमें से कौन है। यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है और 71 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर 71 नंबर में इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे जब दुर्व्यवहार को आप तोड़ोगे ना, दुर्व्यवहार को जब आप तोड़ोगे तो इसमें आपसे क्या दो निकलेगा क्या, तो फिर व्यवहार निकलेगा। व्यवहार को तोड़ोगे तो भी निकलेगा, और जब वीक निकाल दोगे तो भी आपका अब निकलेगा। यानी यहाँ पर देखा जाए 71 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो आपकी इसमें से याद रखना है। इसको जब आप तोड़ोगे ना तो इसको तोड़ने पे आपको सबसे पहले दूर निकलेगा। क्या निकलेगा, दूर निकलेगा। इसके बाद एक और भी उपसर्ग निकलेगा, वी उपसर्ग निकलेगा, उसको तोड़ोगे। अब जब इसको तोड़ोगे तो अव निकल कर आ जाएगा, अव निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मूल शब्द आपका इसमें हार है, यानी हार केवल इसमें मूल शब्द यहाँ की 3 उपसर्ग आपके हैं। तो इसमें देखा जाए तो दू दिया गया है, मान लो हो जाएगा सही। यहाँ पर वी दिया गया है, मान लो, लेकिन अब दिया गया है, यानी आयोग ने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी कर दिया था। अब करना चाहिए था, अगर अव कर देता तो हम लोग सभी कर देते, लेकिन इसमें अव ना करके यहाँ पर देखो यहाँ पर दू कर दिया है और दू ने यहाँ पर दूर होगा, इसलिए यहाँ पर 1 नंबर सबको दिया गया था। याद रखना इसमें 3 उपसर्ग आपके हैं, दुर, वी और अव, ये 3 इसमें आपको उपसर्ग आपके हैं, याद रखना है। इसलिए इसका जो आपका आंसर है वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 1 नंबर हम आपको यहाँ पर देंगे, याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी समिस का विलोम क्या होता है। समिस मतलब होता है जो मांस खाता है, और जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल या परिस्थिति में एक समान रहता हो, जिस व्यक्ति का जो चित्त है यानी मन किसी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं। तो भैया इसको हम लोग बोलते हैं शांति चित्त बोलते हैं, और इसी को स्थिर चित्त भी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो आपका है वो आपका बी प्लस आपका सी सही होगा। क्या होगा सर, बी प्लस आपका सी सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 73 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी होगा। देखो आपका यहाँ पर सही भी किया गया है, याद रखना है बी और सी इसका आंसर आपका हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति का चित्त यानी जो मन होता है किसी देश काल या परिस्थिति में एक समान होता है उसको स्थिर चित्त कहते हैं और शांति चित्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विदेशी स्रोत का है, कौन सा शब्द है जो विदेशी स्रोत का है। यहाँ पर आपका 74 नंबर दिया गया है, और 74 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना ये होता है रोशनदान। क्या होता है, रोशनदान। ये विदेशी भाषा से है और ये फारसी भाषा से आया है। कहां से आया है, ये फारसी भाषा से आया है। कहां से, फारसी भाषा से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है, यानी कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है। और शुद्ध दिया गया है तो हमने कहा सर मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। सर अपना भी काम दिया गया और आपका स्वयं भी दिया गया है, तो ये तो आपका कोई डाउट आपको लग रहा है, हटा दीजिएगा। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो आपका सही लग रहा है, शायद के साथ अवश्य भी नहीं लगेगा। भारत में अनेक जातियां, यानी इसलिए आपका ये भी आप गड़बड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो लेखक कौन है पूछा जाता है। याद रखना 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था। यहाँ पर ये 53 नंबर का था, 2017 में 53 नंबर का था, याद रखना है। ये कृष्णा सोभिती, ऑप्शन आपका हो जाएगा कृष्णा सोभिती। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना आपकी नहीं है।
यानी महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, आपको याद होगा सर, इनको जो पुरस्कार दिया गया था 1982 में यामा के लिए, क्या हो जाएगा, यामा के लिए। सर जी सुमित्रानंद पंत को भी दिया गया था 1962 में दिया गया था, 1962 में सुमित्रानंद पंत को दिया गया था चिदम्बरम के लिए, है ना, किसके लिए, तो आपके चिदम्बरम के लिए दिया गया था। सर जी रामधसी दिनकर को दिया गया था उर्वशी के लिए, किसके लिए दिया गया था, तो आपकी उर्वशी के लिए दिया गया था। उर्वशी के लिए कब दिया गया था, शायद आपको याद होगा 1972 में दिया गया था। तो आपके हजायब साहब द्विवेदी इसमें आपके नहीं आते हैं, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका हुआ था, कहां पर हुआ था, नागपुर में हुआ था, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी ना तुलसी की कला, ये प्रासंगिक उक्ति यहाँ पर किसने लिखा है, 79 नंबर आपसे कह रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 79 नंबर है कह क्या रहा है कि तुलसी जो आपके हैं, यानी तुलसी केवल कविता करके प्रसिद्ध नहीं हुए, यानी तुलसी केवल कविता करके प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, बल्कि इन्होंने कला और राम भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध हुए। इसका मतलब ये कह रहा है, ठीक है, कि तुलसी केवल कविता करके प्रसिद्ध नहीं हुए थे, तुलसीदास ने कला किया, कला करने के बाद राम भक्ति की पूजा किया, राम भक्ति यहाँ पर किया, इसके कारण प्रसिद्ध हुए थे, ये इसका मतलब आपका है। तो 79 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों में संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन जो आपका दिया है वो आपका है किसका। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 80 नंबर दिया गया है, और 80 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कहा है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो प्रदान किया है वो किसने किया है, नाटक को पंचम वेद की जो मान्यता प्रदान किया है वो किसने किया है, यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है। और 81 की बात कर लेते हैं तो याद रखना ये आपकी भरत मुनि ने है, यानी नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दिया है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, और तूती से आपको पता चल गया कि सर तोता है, हिंदुस्तान का तोता जो कहते हैं वो आपके अमीर खुसरो कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र आपका है, याद रखना जयशंकर प्रसाद का एक नाटक था, और ये नाटक जो आपका था वो कौन था, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक में दो आपकी विदेशी महिलाएं ली गई थी, एक कार्नेलिया को लिया गया था और एक लिया गया था अलका को, किसको लिया गया था, अलका को। याद रखिए दो विदेशी महिला थी, एक कार्नेलिया थी और एक आपकी अलका थी। इन दोनों ही को क्या बनाया गया था, तक्षशिला की महारानी बनाया गया था, ठीक है, कार्नेलिया को और अलका को इनको क्या किया गया था, तक्षशिला की महारानी बनाया गया था। तो याद रखना है कार्नेलिया और अलका ये विदेशी पात्र थी जो जयशंकर प्रसाद के नाटक में, जो कि आपकी चंद्रगुप्त में आपकी शामिल हुई थी। तो याद रखना दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का जो सर्वाधिक उपयोग है वो किस कवि ने यहाँ पर किया है, यानी समाज का प्रयोग यहाँ पर फोकस किया है, समाज से आपके जो बिहारी आपके हैं, यानी भारत की समाज शक्ति और कल्पना शक्ति जो आपकी है वो उपयोग आपके बिहारी ने किया है, अपनी एक ही रचना है बिहारी सतसई में ही इन्होंने किया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संकलन दिया गया, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित आपका नहीं है, यानी 85 की बात करते हैं तो 85 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखना है संकलन त्रय के अंदर आपका स्थान, यानी रचना की जो एकता है, ये रचना का जो स्थान आपका है, रचना की स्थान कहां पर हुआ है, काल यानी होता है कि जो समय आपकी है, समय की एकता, रचना की यानी देखा जाए तो स्थान की एकता हो गया, समय की एकता हो गया, घटना की हो गया, लेकिन गीत इसमें आपका नहीं आएगा, क्या इसमें गीत इसमें आपका नहीं आएगा। जब भी हम लोग संकलन करते हैं किसी चीज का तो हम लोग स्थान काल और घटना के बारे में करते हैं, हम लोग गीत के बारे में यहाँ पर कोई काम नहीं होता, यानी कि गीत को हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है श्री हर्ष की आपकी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की आपकी नहीं है, यानी 86 नंबर आपका दिया गया है। और 86 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर याद रखना है ये जो दिया गया शिशुपाल वध, शिशुपाल वध जो आपकी रचना है वो आपकी है किसकी, बता सकते हैं सर, ये जो आपकी रचना है वो महाकवि माघ की है, किसकी है, महाकवि माघ की रचना है, महाकवि माघ की आपकी रचना है, याद रखना महाकवि माघ की रचना है, शिशुपाल वध है। और ये जो शिशुपाल वध है वो आप लोग जानते होंगे, शिशुपाल वध जब कह सकते हैं एक अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो अश्वमेध यज्ञ में दुर्योधन ने कुछ कहा था तो अर्जुन कृष्ण भगवान ने उनको मार दिया था ना, तो वहां पर ये लिया गया है शिशुपाल वध जो आपका है वहीं से आपका लिया गया है, याद रखना है, ठीक है ना। यानी जो आपका 20 सर्ग आपके हैं, शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, ये क्या है, ये एक महाकाव्य है, इसमें 20 सर्ग हैं, कितने, इसमें 20 सर्ग हैं दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है, तो कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहते हैं, यहाँ पर 87 नंबर दिया गया है। और 87 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ये मेघदूतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेघदूतम, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है भवभूति की आपकी है, यानी भवभूति की रचना की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी जो दिया है ना उत्तर रामचरितम, उत्तम रामचरितम, ये आपकी किसकी है, तो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जी हाँ वेलकम है, स्वागत है।
क्वेश्चन नंबर दिया है करुण रस के एकमात्र रसी मतलब करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है। यहाँ पर 89 नंबर आपका दिया गया है। 89 की बात करते हैं तो करुण रस को एकमात्र रस जो माना है वो किसने माना है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले जो आपके व्यक्ति हैं वो आपके हैं कौन। 89 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना ये जो आपके भवभूति हैं कौन है। यहाँ पर जो आपकी भवभूति हैं ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा भवभूति। यानी इनका एक नाटक आपका रहा है उत्तर रामचरित है ना। तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर। अभी हमने बताया था भवभूति इनके एक नाटक था, इनका नाटक था उत्तर रामचरित। इसके पहले भी आपको शायद यहाँ पर कहीं पढ़ाया गया है। देखो भवभूति की रचना कौन है उत्तर रामचरित है। वहीं देखो अगला तुरंत क्वेश्चन दे दिया गया भवभूति। तो भैया याद रखना करुण रस के एकमात्र रस जो आपके हैं वो भवभूति हैं। याद रखना हास्य रस या श्रृंगार रस के बारे में नहीं बात किया, ये करुण रस के बारे में बात किया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। यानी महाकवि की जब भी बात होती है तो महाकवि 3 गुण आपके इनमें, एक तो उपमा के बारे में बोलेंगे, अर्थ गौरव की बात करेंगे और पद लालित की बात करेंगे। यानी इनकी रचनाओं में या इनके जितने भी आपके हैं काव्य रचना में वो 3 चीज आपको मिलते हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, ये आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से माघ विचरित कृति आपकी क्या है। माघ विरचित आपकी पूछा गया, माघ के द्वारा जो रचित आपकी है वो आपकी है शिशुपाल वधम। क्या है शिशुपाल वधम जो आपकी है ये माघ के द्वारा आपकी है। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शिशुपाल वधम। अभी बताया था इसमें 20 उपसर्ग आपके हैं है ना, 20 उपसर्ग आपके हैं। युधिष्ठिर ने जब राजसू यज्ञ करवाया था तो भैया उसमें शिशुपाल ने कुछ बोला था तो आपके कृष्ण ने इनको वध किया था। तो ये घटना वहां से आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सर जी क्या दिया है पाणी पादम का विग्रह करना है। पाणी पादम का विग्रह करना है और ये विग्रह जो आपका है होता है प्राणी चा पादो चा। यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो प्राणी मतलब होता है हाथ, पाणी मतलब होता है हाथ, क्या होता है हाथ होता है, पादो मतलब होता है पैर होता है, क्या होता है पैर होता है। तो आप कहेंगे सर इसका समास विग्रह जब करेंगे तो ये होता है द्वंद्व समास। क्या होता है ये द्वंद्व समास आपका है, यानी हाथ और पैर है ना, हाथ और पैर यानी हाथ चा पैर और चा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योग में प्रयुक्त होती है। यानी जब भी कभी बात होती है नमः यानी जब हम लोग नमस्कार करते हैं, क्या करते हैं सर यहाँ पर जब हम लोग नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करते समय इस बात को भी याद रखते हैं कि नमस्कार जैसे आपका है तो इसमें आपकी जो कह सकते हैं होगी वो आपकी चतुर्थ होती, क्या होती चतुर्थी। स्वस्ति है, स्वस्ति जब आपकी होती है इसमें क्या होती चतुर्थ होती है। स्वाहा भी जो होता है वो चतुर्थ होता है और स्वधा भी होता है वो आपका चतुर्थी होता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा 93 नंबर में वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नमस्कार हम लोग अगर और अच्छी तरीके से बोलें नमस्कार यानी जब हम लोग बात करते हैं भगवान के लिए हर के लिए नमस्कार करते हैं यानी सी को नमस्कार करते हैं तो नमा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो आपका स्वास्थ्य दिया गया है, स्वास्थ्य मतलब होता है शिष्यों का कल्याण हो है ना, शिष्यों का कल्याण हो। इसके बाद यहाँ पर स्वाहा यानी अग्नि के लिए जब आहूत करते हैं। इसके बाद आपका दिया स्वाधा, स्वाधा मतलब होता है पितरों के लिए जब हम लोग दर्पण करते हैं यानी तर्पण करते हैं उसके लिए होता है। तो इसमें आपको हमेशा चतुर्थी ही मिलेगी। क्वेश्चन आपका दिया गया है गाँव के दोनों ओर रास्ते हैं, संस्कृत में अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए गांव के दोनों ओर आपसे दिया गया है तो हमने कहा दोनों ओर को हम लोग यहाँ पर परिता भी कह सकते हैं, परिता होता है चारों ओर, लेकिन जब दोनों ओर दिया है तो उभयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब चारों ओर होता है तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं परिता, लेकिन जब दोनों ओर दिया है तो दोनों ओर क्या होता है उभयता होता है। यानी यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा गांव के यानी ग्रामम, उभयता यानी आप कहेंगे दोनों ओर, मार्गा और संति यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है, क्लियर है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है आपसे कह रहा है चिकरा ही मरकटे ही भालू बलबल करे ही जय खल छीजे ही पंक्ति में आपसे काव्य गुण पूछा गया है। यानी ये वीरता का वर्णन हो रहा है और ये वीरता का वर्णन कहाँ हो रहा है, जब लंका कांड आप पढ़ते हैं। लंका कांड में जब कुंभकर्ण जग जाता है और जब जग जाता है तो बंदर को पाता है, बंदर को खाता है, यानी यहाँ पर इतनी भयंकर से हाहाकार मचा देता है। यानी ऐसे में क्या होता है वीर और वीर रस में आपको होता है ओज गुण होता है। क्या होता है ओज गुण होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ओज गुण। याद रखना कि वीर रस में हमेशा ओज गुण ही होता है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सिर पर पांव रखकर भागना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो सिर पर पांव रखकर भागना यानी यहाँ पर देखा जाए तो सिर पर अगर पांव रखना यानी होता है तुरंत भाग जाना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। ऋग्वेद का संविच्छेद करना है, ऋग्वेद का संविच्छेद क्या होता है ऋक धन होता है। हमने गा का परिवर्तन केस में होता है का में होता है और गा का परिवर्तन जब का में होता है तो आप ये व्यंजन संधि में है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राधे राधे भैया राधे राधे कह रहा है सर गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या है। अब आपको ये संस्कृत हम कहाँ से पढ़ेंगे तो हमने आपको नोट्स भेजा है टेलीग्राम पे, देव जी के ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, वहां पर आपको नोट्स भेजा है, उससे आप लोग पढ़िएगा है ना। वहां पर आप जो पढ़ेंगे तो नोट्स हम आपको भेज देते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई पैसा कोई चार्ज आपका नहीं है, वहां पर आपको हम पहले से भेज देते हैं ये चीजें ताकि आपको दिक्कत ना हो।
तो हमने कहा सर गम धातु मतलब आपका होता है यानी जाने की बात हो रही है। और इसमें देखो प्रथम पुरुष में आपका दिया है गच्छेत, वो भी आपका विधिलिंग में है, तो आपका गच्छेत इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गच्छेत हो जाएगा। हालांकि जिसको भी संस्कृत आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, और टीचर बनने वाले हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। सडानन का संविच्छेद करना है, हमने कहा सडानन का होता है क्या, सडानन का होता है षट धन आनन, यानी षट धन आनन है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता आपकी क्या है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसको मानते हैं, यहाँ पर याद रखना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, फिर ये आता है यहाँ पर याद रखिए मृगावती को, किसको मानते हैं, मृगावती, ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो भाई वो उसमें क्या दिक्कत है, मत पढ़िएगा, किसी को शौक थोड़ा है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं बांधे रहते हैं, है ना, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो 102 नंबर दिया गया और आपसे कह रहा है कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथ ही निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण आपका नहीं है, यहाँ पर 102 नंबर दिया है, और 102 नंबर का जो ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी यहाँ पर याद रखना है पथ के साथी में जो आपके हैं उसमें मैथिली गुप्त भी है, उनके बारे में है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी हो जाएगा, पंत जी के बारे में भी आपका है, साथ में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद भी हैं, आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान भी हैं, साथ में सिया राम शरण गुप्त भी आपके हैं, लेकिन इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके नहीं है, याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सके, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, ये दिनकर जी की किस रचना से लिया गया है, यानी दिनकर जी की एक रचना है आपकी रश्मिरथी। रश्मिरथी में एक भाग है आपका, एक सर्ग है, तीसरा सर्ग कहां से है, तीसरा सर्ग है, और तीसरा सर्ग से आपको ली गई है, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए, पंक्ति का लेखक का भक्त कवि से क्या है, यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि आपका है। यहाँ पर देखा जाए 104 नंबर आपका है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इस कविता में, है ना, इस कविता के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। सर ये बात जो आपकी हो किसकी है, तो थोड़ी सी आपको बता दें कि यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है क्या करता है, एक बिटिया को लिए होता है गोद में, और उसकी एक बिटिया और होती है जिसकी शादी करना होता है, तो वो भीख मांगने आता है, और जब भीख मांगने यहाँ पर आता है तो वो क्या है, तुलसी जी के पास जाता है, और तुलसीदास तो ऑलरेडी गरीब थे, है ना, तुलसीदास जो थे ऑलरेडी गरीब थे, तो वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक चिट्ठी लिख दूंगा, और वो चिट्ठी आप दे दीजिएगा रहीम दास के पास, क्योंकि रहीम जो आपके थे वो अकबर के दरबार में थे, तो ये भैया अमीर थे, यानी अकबर के दरबार में है तो अमीर आपके रहेंगे। तो वहीं पर तुलसी ने कहा है ना, कि एक जो आपकी महिला थी वो लेके गोद में आई थी और शादी भी करना था, एक बिटिया थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपका उपाय ये कर सकता हूँ कि आप एक चिट्ठी लिख दूंगा, वो चिट्ठी लेकर जाइएगा रहीम जी के पास, रहीम जी आपको जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ दे देंगे। ठीक है, ये आपकी बात इसमें की गई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लंका यात्रा का विवरण, यात्रा व्रत के लेखक आपके हैं कौन, तो याद रखना इसका आंसर आपका है क्या, तो याद रखना 105 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, गोपाल राय गहमरी, गोपाल राय गहमरी ये लंका यात्रा का विवरण आपका किए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना हर चीज, हर यात्रा आपके राहुल सकृत्यान की नहीं हो सकती है, याद रखना है हर यात्रा राहुल सकृत्यान की नहीं हो सकती है, ठीक है ना, और आपको हम आपको एक नोट्स आज भेज देंगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि जो भी यात्रा होगी राहुल सकृत्यान से नहीं, बहुत ऐसे आपके लेखक हैं जिन्होंने यात्रा संबंधित कुछ किया है ना, लेकिन आप छोटे मोटे जब एग्जाम के पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा आपको राहुल सकृत्यान वाला मिल जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ोगे तो आपको ढेर सारी यात्रा व्रत पढ़ना पड़ेगा, और जब यात्रा व्रत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत लोग शामिल हैं। तो याद रखना ये जो यात्रा व्रत के लेखक हैं, लंका के यात्रा का विवरण है, ये गोपाल राम गहमरी का है, ऑप्शन आपका बी है, डी नंबर आपको नहीं देना है। क्लियर है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है, आत्मनिरीक्षण दिया गया है, और आत्मनिरीक्षण की जो आत्मकथा है वो सेठ गोविंद दास है, क्या है, सेठ गोविंद दास है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आत्मकथा और उनके लेखों में से कौन सी उपमा आपका सही दिया गया है। सहचर है समय, सहचर है समय, और सहचर जो आपका समय है सर, यहाँ पर सहचर समय आपका दिया अमृता प्रीतम का, तो सहचर समय अमृता प्रीतम का नहीं है, ये है आपकी किसके, रामदरस का है, किसका है, तो सहचर है समय ये जो आपका दिया है रामदरस का है, किसका है, ये रामदरस मिश्र का है, आप देखिए रामदरस मिश्र का आपका हो जाएगा। टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान ये अमृतलाल नागर का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घर की बात जो आपकी है वो किसकी है, तो अखिलेश है, ये कवि अखिलेश है, अखिलेश यादव जी नहीं है, ठीक है ना, ये कवि अखिलेश आपके हैं, अखिलेश यादव जी आपके नहीं है, याद रखना है। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही था। निम्न कवियों और कलाकृतियों में से कौन सी उपमा आपका सुमेलित नहीं है, यानी अगर सुमेलित नहीं है तो हमने कहा सब्जी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यापति की काव्य कृति पदावली है, नाभादास की काव्य कृति भक्तमाल हो जाएगा। नाभादास का यमुनाष्टक है, यमुनाष्टक सब्जी आपको देखा जाए बल्लभाचार्य की है, किसकी है, तो आपकी बल्लभाचार्य की है, बल्लभाचार्य आपके हैं, बल्लभाचार्य इनकी आपकी कृति है, याद रखना है। वहीं पर सुंदरदास की आपकी सुंदर विलास हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका सी आपका गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। यहाँ पर याद रखना ये आपकी पंजाबी से है, यानी आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची से, पैसाची भाषा आपकी होती है पंजाबी से, ऑप्शन सी बनेगा। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वनिम कहते हैं, यानी जो स्टार्टिंग होती है। तो आपकी जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण, यानी सबसे छोटी से छोटी जब बात होती है तो आपकी होती है स्वनिम की होती है, स्टार्टिंग आपकी स्वनिम से होगी। तो याद रखिएगा शब्दों का निर्माण स्वनिम से होगा। ऑप्शन आपको डी देना है, ना कि ऑप्शन आपको ए देना है। ऑप्शन आपको देना है डी नंबर, स्वनिम आपको देना है। आपसे कह रहा है अर्थ वैमल्य प्रसादा, अर्थ वैमल्य प्रसादा, अर्थ की विलासता ही प्रसाद गुण है। ये परिभाषा किस आचार्य की है, ये परिभाषा जो आपकी है वो आपकी कवि वामन की है। ऑप्शन सी हो जाएगा वामन की है। उधव शतक की हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी, ये पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध हो रहा है, यानी इसमें जो बोध हुआ है वो दिया गया है, भाव की दिया गया है, भावोत्कर्ष को दिया गया है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आचार्य हरजी द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक नाम है व्योमकेश दरवेश के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी हो जाएगा, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हमने कहा सर अद्भुत रस दिया है तो अद्भुत का आपका हो जाएगा विस्मय के साथ चला जाएगा, वीर रस आपका दिया है तो आपको उत्साह हो जाएगा, रौद्र रस दिया है तो आपकी क्रोध हो जाएगा, और करुण रस दिया है तो आपका शोक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची आपका है क्या। सर ये अब्र का पर्यायवाची पूछा गया है, और अब्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा क्या, आकाश हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अब्र का पर्यायवाची आकाश होता है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत वाक्य का कारक का प्रयोग की दृष्टि से आपका अशुद्ध दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए 116 नंबर है, 116 नंबर में दिया गया है सीता रामणम अकुष्यति, सीता रामणम, सीता यहाँ पर दिया गया है, यानी आपका गड़बड़ हो जाएगा। बाकी धनम देखो दिया है, रामा दिया गया है और ग्राम भी दिया गया है। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये जो आपका प्राकृत आपका है, तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के जो पात्र किस भाषा में बोलते हैं, तो प्राकृत भाषा में बोलते थे। हालांकि और अदर जो आपके थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे, लेकिन इनमें जो आपके हैं वो आपकी प्राकृत भाषा, जो निम्न श्रेणी के थे है ना, तो आप जो पढ़े लिखे कम होते थे तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे, है ना। वहीं से आपका जो आपकी हिंदी है अपभ्रंश के रूप में जब जाने लगी तो यहीं से जाने लगी थी। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मे को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई वाले बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना है रमेश कुंतल में उनकी कृति के लिए 2017 में मिला था। ये आपका विश्व मिथक सरपत्ति सागर, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत इनमें से कौन है, तो विष्णु प्रभाकर ने जो लिखा है वो लिखा है ज्योतिपुंज हिमालय। क्या लिखा है, यानी अगर हम बात करते हैं ज्योतिपुंज हिमालय ये विष्णु प्रभाकर का है। और अगर दिया है भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन आपसे जो दिया गया वो आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं। 120 नंबर आपका दिया गया, और 120 नंबर की बात करते हैं तो आपके 21 दोष आपके होते हैं। कितने, 21 दोष आपके होते हैं। याद रखना इसलिए स्टार इसमें लगा हुआ है, याद रखना इसीलिए आपके स्टार लगा है। भामा जो आपने काव्य माने हैं वो 21 दोष मानते हैं। कितने, 21 दोष मानते हैं। यानी यहाँ पर शब्द वाक्य अर्थ संबंधी यानी ऐसे ढेरों प्रकार होते हैं जिनमें ये अपने अशुद्धि को बताते हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं, शब्द वाक्य और अर्थ। मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, है ना, शब्द वाक्य और अर्थ। वैसे इन्होंने अपने यहाँ पर माना है कि हमारे शब्द दोष में 21 प्रकार से गलतियां आपकी हो सकती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट आपका हो गया है, यानी इसलिए स्टार लगा दिया गया। 1 नंबर आप सभी को यहाँ पर मिला है। क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन।